दोस्तों, आज फिर से मैं आप सबों के लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं, जिसका मेन टॉपिक है पुष्प, जो कि 10th के जो बिहार बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं उसके एग्जाम के लिए वो 5 नंबर में पूछता है। और जो भी 12th के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये पुष्प काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो पुष्प जो 10th में है उसको प्रश्न पूछा जाता है कि पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का वर्णन करें। और 12th में जाते हैं जब, तो 12th में एक चैप्टर ही है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो उस संपूर्ण पुष्पों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बतलाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुष्पीय पादपों में जो लैंगिक जनन 12th का चैप्टर है उसमें भी सबसे पहले पढ़ना है। तो उस पुष्प को हम बहुत ही विस्तार से बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पुष्प। बाबू, ये जो पुष्प है आप सभी जानते हैं कि पुष्प एक पादप का लैंगिक अंग है। पादप का क्या है? लैंगिक अंग है। ठीक है। इस पुष्प के अलावे भी पादप के कई अंग होते हैं। जड़, तना, पत्ती, कलिका, टहनी, ये सभी पुष्प के अलावे भी ये भाग होते हैं। इन्हीं में से ये जो पत्ती है, पत्तियों के रूपांतरित रूप से ही इसका निर्माण होता है, पुष्प का निर्माण होता है। तो इस पुष्प को पादप का लैंगिक अंग कहा गया है और शेष समस्त अंग को पादप का कायिक अंग कहा गया है। तो समझे आप कि पादप के कई सारे भाग होते हैं, जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिका, टहनी, पुष्प। तो इन सभी भागों में से पुष्प जो होता है वह लैंगिक अंग कहलाता है और शेष समस्त भाग जो होता है क्या कहलाता है? कायिक अंग कहलाता है। ये जो कायिक अंग है, इस कायिक अंग के बारे में आपको अध्ययन नहीं करना है, इस लैंगिक अंग यानी पुष्प के बारे में अध्ययन करना है। तो पुष्प का जो अध्ययन होता है वह एंथ्रोलॉजी कहलाता है। पुष्प का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। और पुष्प की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाती है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी कहलाता है। और पुष्प की जो खेती होती है क्या कहलाती है? फ्लोरिकल्चर कहलाती है। तो पुष्प के बारे में हम एक एक करके देखेंगे कि पुष्प बड़ा कैसे होता है। तो आपको बता दे बाबू कि पुष्प जो होता है, इस पुष्प के अंदर कई सारे भाग होते हैं। तो इस पुष्प के जितने सारे भाग होते हैं उस समस्त भाग आपको नगण्य आंखों से दिखता है। किस पुष्प में? तो आपके आसपास गुड़हल का पुष्प होता होगा, जिसे हम सामान्य भाषा में अड़हुल का पुष्प भी कहते हैं। ठीक है। तो इस पुष्प के जितने सारे भाग होते हैं उसको हम एक एक करके देखेंगे। इस पुष्प में एक पुष्प के अंदर मुख्य रूप से 4 भाग पाए जाते हैं। कौन कौन? तो बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमांग और जैंग।
एक पुष्प के अंदर आपसे यदि पूछा जाए कि एक पुष्प के अंदर कितने भाग होते हैं, तो आप क्या बता दीजिएगा? एक पुष्प के अंदर 4 भाग होते हैं, जो बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जांग। एक पुष्प के अंदर कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। अब इस 4 भागों के मिलने से एक पुष्प का निर्माण होता है। तो ये चारों भाग जो होता है, ये चारों भाग गुड़हल के पुष्प में आसानी से दिख जाता है। ठीक है, तो इस सभी भागों को हम एक के चित्र के द्वारा देखेंगे। एक मिनट, इसे इरेज करके आपको बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा आप इधर। अभी हम लिखे थे आपके पुष्प के कितने भाग? 4 भाग। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जांग। पुष्प के 4 भाग होते हैं। तो आइए इसको हम फिगर द्वारा देखते हैं। आप अपने आसपास से गुड़हल का पुष्प जो देखे होइएगा, उस गुड़हल के पुष्प जब खिल रहा होगा तो वो बंद अवस्था में रहता है। अब बंद अवस्था में जब वो रहता है तो देखिएगा उसके चारों तरफ एक हरे कलर का आवरण होता है। तो जो हरे कलर का आवरण होता है, वो हरे कलर का आवरण बाह्य दलपुंज कहलाता है। उसके बाद जब पुष्प खिलता है, देखिएगा उसमें से रंग बिरंगा लाल कलर का 4-5 पत्र के भांति दिखेगा। उस 4-5 पत्रों के समूह को हम दलपुंज कहते हैं। उसके बाद अब देखिएगा एक बीच में डंठल की भांति निकला होगा, उसमें पुष्प के 2 भाग अभी बचे हैं, पुमंग और जांग। तो इस डंठल की भांति संरचना में देखिएगा ऊपर की तरफ ढेर सारे ऐसे पीले कलर के होते हैं, ढेर सारे पीले कलर के होते हैं। इन सभी का जो समूह होता है वो पुष्प का पुमंग कहलाता है। क्या कहलाता है? पुमंग कहलाता है। इसको जब आप तोड़ देते हैं, इसको देखिएगा पीला वाला को जब तोड़िएगा, जब पीला वाला को तोड़िएगा तो एक अकेला डंठल की भांति संरचना बच जाएगी। जो नीचे की तरफ जब आती है, तो नीचे की तरफ जब आती है तो मोटी हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा पुष्प का जांग कहलाता है। क्या कहलाता है? पुष्प का जांग कहलाता है। तो आप एक गुड़हल का पुष्प लीजिएगा और उस पुष्प को ध्यान पूर्वक बाह्य जो हरे कलर का होगा वो बाह्य दलपुंज होगा, रंग बिरंगा जो होगा वो दलपुंज होगा, ऊपर पीले कलर का जो होगा गुड़हल के पुष्प में हम बता रहे हैं, तो पीले कलर का जो होगा वो पुमंग होगा। अब पुमंग को तोड़ने के बाद जो शेष सभी बचा वो समस्त क्या होगा? जांग होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब इधर एक बात और, पुष्प का जो पुमंग होता है पुष्प का नर भाग होता है। तो आपसे यदि पूछा जाए पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है, तो पुष्प का नर भाग क्या बता दीजिएगा? पुष्प का नर भाग पुमंग होता है। यदि आपसे पूछा जाए पुष्प का मादा भाग क्या होता है, तो पुष्प का मादा भाग क्या बता दीजिएगा? जांग। क्या होता है? पुष्प का मादा भाग क्या होता है? जांग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जांग आप एक गुड़हल के पुष्प में अपने नग्न आंखों से देख लेते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा एक और प्रश्न यहाँ से पूछता है, बाह्य दलपुंज के इकाई भाग को क्या कहते हैं? दलपुंज के इकाई भाग को क्या कहते हैं? पुष्प के नर भाग पुमंग को क्या कहते हैं? इकाई भाग को क्या कहते हैं? पुष्प के मादा भाग जांग के इकाई भाग को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए, जो आप हरे कलर का पत्ता तोड़िएगा, जिसे आप बाह्य दलपुंज बोल रहे हैं, देखिएगा एक एक पत्ता वाइज अलग अलग हो जाएगा। तो जो एक एक पत्ता वाइज अलग होगा उसमें से एक को हम लोग बोलते हैं बाह्य दल। बाह्य दल एक का मतलब समझते हैं इकाई। उसी प्रकार से जब रेड कलर को अलग अलग तोड़िएगा तो उसमें से 4-5 पत्ता अलग अलग दिखाई देगा, जो क्या कहलाता है? दलपुंज कहलाता है। तो उसमें से एक को जो लाल कलर का 4-5 पत्ता दिखाई देगा
उसमें से एक लाल वाले भाग को हम दल बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाए यदि दलपुंज के इकाई भाग को क्या कहते हैं, तो क्या बता दीजिएगा, दल बता दीजिएगा। उसी प्रकार से पुमंग के इकाई भाग को क्या कहते हैं, तो अभी यहाँ पे हम ढेर सारे बनाए थे गोला गोला, इसमें से जो बहुत सारे पीले कलर के जो गुड़हल के पुष्प में होते हैं उनको आप देखिएगा, वो सभी के सभी पुमंग हैं। और उसमें से एक को हम लोग पुमंग का इकाई भाग कहते हैं और यह पुंकेसर कहलाता है। क्या कहलाता है, पुंकेसर कहलाता है। यानी पुंकेसरों के समूह को हम क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। तो जिस प्रकार से आप बोले कि पुष्प के नर भाग को पुमंग कहते हैं, तो यही पुमंग का ही एक भाग क्या है, पुंकेसर। ठीक है, तो अब आते हैं जयांग पे। जयांग के इकाई भाग को हम स्त्रीकेसर कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए एक ही बनाए हैं, ये क्या है, स्त्रीकेसर। तो यदि आपसे पूछा जाए बाह्य दलपुंज के इकाई भाग को क्या कहते हैं, तो क्या बता दीजिएगा, बाह्य दलपुंज के इकाई भाग को क्या कहते हैं, तो दल कहते हैं। पुमंग के इकाई भाग को क्या कहते हैं, तो पुंकेसर कहते हैं। जयांग के इकाई भाग को क्या कहते हैं, तो स्त्रीकेसर कहते हैं। ठीक है, तो अभी आप एक गुड़हल के पुष्प में देख लिए पुंकेसर क्या है, स्त्रीकेसर क्या है, दल क्या है, बाह्य दल क्या है, दलपुंज क्या है, बाह्य दलपुंज क्या है, पुमंग क्या है, जयांग क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ही बताइए फिगर बनाने से तो 5 नंबर मिलेगा नहीं। तो आइए इसको थोड़ा सा हम अच्छे तरह से बताकर बना रहे हैं। देखिए बाबू, सबसे पहले हम आपको पुष्प के मादा भाग जयांग और जयांग के इकाई भाग स्त्रीकेसर को बना रहे हैं। ठीक, एक पुष्प के मादा भाग जयांग और जयांग के इकाई भाग स्त्रीकेसर है। तो स्त्रीकेसर के भी 3 भाग होते हैं। ऊपर की तरफ जो दिख रहा है यह वर्तिकाग्र कहलाता है, वर्तिकाग्र कहलाता है। ये जो लंबा संरचना दिख रहा है यह वर्तिका कहलाता है। यह जो गोलाकार संरचना जो दिख रहा है यह गोलाकार संरचना अंडाशय कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। ठीक, और इसी अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं। इसी अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं। इसमें एक बीजांड नहीं है, कई सारे बीजांड हैं। बस आपको बतला दिया गया है कि इस अंडाशय के अंदर क्या होते हैं, बीजांड होते हैं। तो इसका नाम क्या पड़ेगा, बीजांड। बीजांड, इनमें से 3 वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, यही 3 मिलकर स्त्रीकेसर का निर्माण करते हैं। यही 3 मिलकर स्त्रीकेसर का निर्माण करते हैं। तो अभी आप जयांग का एक भाग स्त्रीकेसर जाने, स्त्रीकेसर के भी 3 भाग वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, इसको आप फिगर के माध्यम से देख लिए। आप ध्यान दीजिएगा, पुष्प का तो मादा भाग हो गया, अब पुष्प का नर भाग की बात है। अब यहाँ पे पुष्प का नर भाग है, तो पुष्प को नर भाग इस प्रकार से होता है।
ये पुष्प के नर भाग है। यहाँ पे हम बतलाए थे पुष्प के नर भाग को पुंमंग कहते हैं, पुंमंग के इकाई भाग को पुंकेसर कहते हैं। इसमें गिनिए पुंकेसर हम कितना बनाए हैं, 4 पुंकेसर बना हुआ है। अतः जब एक से अधिक हो गया तो इन सभी का समूह क्या कहलाएगा, पुंमंग कहलाएगा। तो अब देख लेते हैं कि पुंकेसर के भी कितने भाग होते हैं। तो ये जो गोलाकार संरचना जो दिख रहा है, यह गोलाकार संरचना पराग कोश कहलाता है। क्या कहलाता है, पराग कोश कहलाता है, पराग कोश कहलाता है। ये जो डंठलनुमा संरचना दिख रहा है, ये डंठलनुमा संरचना पुतंतु कहलाता है, पुतंतु कहलाता है। और हाँ, परागकोश जो होता है यह द्विपालित होता है। अतः दोनों पालियों को जो जोड़ने वाला बीच का जो संरचना होता है, यह जोड़ने वाला संरचना योजी कहलाता है। ठीक है, तो परागकोश, योजी और पुतंतु मिलकर पुंकेसर का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं, पुंकेसर का निर्माण करते हैं। तो ये जो पुंकेसर है, ये पुंकेसर क्या है, पुष्प के नर भाग पुमंग का इकाई भाग है। ठीक है, तो अभी आप पुमंग बहुत सारा था, उसमें से एक निकला था पुंकेसर। अब पुंकेसर के कितने भाग, 3 भाग। अब यहाँ पे जो 3 भाग आप देख रहे हैं, इस 3 भाग को मिलाकर पुंकेसर बन रहा है। और जब हम पुंकेसर का अध्ययन कर लेंगे तो संपूर्ण किसका अध्ययन हो जाएगा, पुमंग का अध्ययन हो जाएगा। तो अब तक इस फिगर में कितने पुष्प के भाग बन गए हैं, 2 भाग बने हैं। देखिए पुष्प का मादा भाग और ये ब्लू वाला पुष्प का क्या है, नर भाग। और 2 भाग बाकी है, दलपुंज और बाह्य दलपुंज। तो ध्यान दीजिए, अब बाह्य दलपुंज के पहले हम दलपुंज बना रहे हैं। तो आपको अभी हम बतलाए कि दलपुंज गुड़हल के पुष्प में रंग बिरंगा होता है। तो नोटिस थोड़ा कर लीजिएगा, आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। यहाँ थोड़ा सा कंडीशन लग जाता है, दिन के समय और रात के समय, ये 2 कंडीशन होता है बउआ। दिन के समय खिलने वाले पुष्प के दलपुंज कैसे होते हैं और रात के समय खिलने वाले पुष्प के दलपुंज कैसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ दोनों कंडीशन अलग अलग हो जाता है। देखिए, तो ये दलपुंज जो होता है दिन के समय जो भी खिलता है, वह दिन के समय खिलने वाले पुष्प का जो दलपुंज होता है रंग बिरंगा, एक मिनट, रंग बिरंगा और चमकीला होता है। ऐसा होता है, रंग बिरंगा और चमकीला होता है। परंतु रात के समय जो खिलते हैं पुष्प, उसके जो दलपुंज होते हैं वह सफेद और सुगंधित होते हैं, सफेद और सुगंधित होते हैं। कैसे होते हैं, सफेद और सुगंधित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस दलपुंज का क्या कार्य है। तो इस दलपुंज का बाबू काम है पुष्पों के अंदर जिस प्रकार से आप भी अपने जीवन में एकदम रंग बिरंगा और चमकीला कपड़ा पहनने का प्रयास करते हैं, काहे के लिए, किसी को अट्रैक्शन करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, उसी प्रकार से इस दलपुंजवा का काम है परागण की क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करना। ठीक है, तो परागण की क्रिया के लिए कीट को आकर्षित करना है। तो आकर्षित कीजिएगा तो गंदे रहिएगा तो किसी को आकर्षित कर पाइएगा। यदि आप गंदे रहकर किसी को आकर्षित नहीं कर पाइएगा तो ये तो प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक हमें सभी चीजों को बेहतर ही दिया है। अतः दिन के समय खिलने वाले पुष्प के जो भी दलपुंज होते हैं वो कैसे होते हैं, रंग बिरंगा और चमकीला होते हैं। परंतु रात के समय प्रकाश का प्रकीर्णन कम हो जाता है, इसलिए रात के समय देखिएगा सफेद वस्तु काफी दूर से भी दिख जाता है। ठीक है, तो प्रकृति ने हमें उस पुष्प के साथ क्या कर दिया, उसके दलपुंज को सफेद कर दिया ताकि वो दूर से भी देख ले, और उसके साथ क्या लगा दिया, गंध भी लगा दिया ताकि कीट सूंघ करके भी क्या हो जाए,
पुष्प के पास आ जाए और परागण की क्रिया आसानी से हो जाए। जब परागण की क्रिया होगी तभी जाकर के उस पौधे का संतान आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इसको नोटिस कर लीजिएगा क्योंकि काफी ज्यादा जनरल कंपटीशन के एग्जाम से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू इधर। अब इस पुष्प के दलपुंज को हम यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पे आपके पुष्प के हम दलपुंज भाग को यहाँ पे दिखाए हुए हैं। यहाँ पे अभी बतलाया कि दलपुंज के इकाई भाग को क्या कहते हैं, दल कहते हैं। और दल यहाँ पे गिन लीजिए कितना बना है, दल 3 बनाए हैं। तो 3 बन गया तो 1 से अधिक हो गया, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, दलपुंज कहेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, दलपुंज। दलपुंज। अब क्या बाकी रह गया, बाह्य दलपुंज। तो बाह्य दलपुंज आपको मैं बताया हरे कलर का होता है। ठीक है, तो इसको दलपुंज जब पुष्प खिलता है तो बाह्य दलपुंज नीचे की तरफ चल जाता है। क्या है आपका, बाह्य दलपुंज। अब बाह्य दलपुंज के इकाई भाग को हम लोग बाह्य दल बोलते हैं। कि सभी 4 यहाँ बनाया गया है, अतः क्या कहलाएगा, बाह्य दलपुंज। ठीक है, तो बाह्य दलपुंज हो गया। अब इसके बाद एक पुष्पासन होता है और एक वृंत होता है। तो पुष्पासन का मतलब होता है ये सभी पुष्प के चारों भाग, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, ज्यांग, पुष्प के जिस भाग पर बैठे होते हैं। आप गुड़हल का पुष्प ले लीजिएगा, इस सभी को अलग अलग तोड़ के फेंक दीजिएगा, देखिएगा अंत में एक घुंडी की भांति संरचना बनेगी। वो घुंडी की भांति संरचना क्या कहलाती है, पुष्पासन कहलाती है। क्या कहलाती है, पुष्पासन कहलाती है। ठीक है, और यह पुष्प कहीं ना कहीं पौधों के टहनी या तन्नों से जुड़ा होता है। जो जुड़ा होता है वह वृंत कहलाता है। क्या कहलाता है, वृंत कहलाता है। तो ये पुष्प के क्या हो गए, ये पुष्प के सभी भाग आपको हमने बता दिया। अब इसके बारे में लिखेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा बाबू। आप बोर्ड के एग्जाम में लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं पुष्प का जो अध्ययन होता है क्या कहलाता है, एंथ्रोलॉजी कहलाता है। पुष्प की खेती क्या कहलाती है, फ्लोरिकल्चर कहलाती है। पुष्प के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। चारों का नाम लिख सकते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और ज्यांग। बाह्य दलपुंज में लिखिएगा, देखिए बाह्य दलपुंज पुष्प जब खिलता है तो सबसे बाहरी भाग होता है। तो लिख सकते हैं पुष्प का यह बाहरी भाग होता है। यह अधिकांश हरे कलर का होता है। और जब हरे कलर का होता है तो आपको पता है कि हरे कलर में प्रकाश संश्लेषण क्रिया आसानी से हो जाती है। तो आप बतला दीजिएगा कि पुष्प का यह बाहरी भाग रहता है, यह पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है, यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भी मदद करता है। उसके बाद आता है दलपुंज। तो दलपुंज क्या लिख सकते हैं, दलपुंज पुष्प का रंग बिरंगा भाग दलपुंज कहलाता है। यह परागण की क्रिया में मदद करता है। क्या करता है,
परागण की क्रिया में मदद करता है। इसके इकाई भाग को क्या कहते हैं? दल कहते हैं। अब आइए पुमंग पे। पुमंग में लिखिएगा पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। पुमंग के इकाई भाग को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के मुख्यतः 3 भाग, परागकोश, योजी और पुतंतु। अब परागकोश में लिखिएगा परागकोश के अंदर ही बाबू परागकण का निर्माण होता है। ठीक, जो पादप का नर युग्मक है। तो आप लिख सकते हैं परागकोश एक गोलाकार संरचना होता है जिसमें परागकण का निर्माण होता है। योजी, योजी में लिख दीजिएगा परागकोश के दोनों पालियों को जोड़ने वाला स्थान योजी कहलाता है। पुतंतु, यह डंठल पतली संरचना होती है। लिख सकते हैं जयांग, जयांग पुष्प का मादा भाग है। ये लिख सकते हैं पुष्प के मादा भाग को जयांग कहते हैं। जयांग के इकाई भाग को स्त्रीकेसर कहते हैं। स्त्रीकेसर के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र में आप लिख सकते हैं कि यह घुंडीनुमा संरचना का होता है जो परागकण को रोकने का कार्य करता है। देखिए वर्तिका, यह वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने का कार्य करता है। अंडाशय यह स्त्रीकेसर का गोलाकार भाग है तथा अधर तल में होता है, यानी नीचे की तरफ होता है। यह अंडाशय परिपक्व होकर यानी बड़े होकर फल का रूप धारण करता है। कोई भी फल खाते हैं तो वह पुष्प के मादा भाग स्त्रीकेसर का अंडाशय ही फल का रूप लेता है। तो आपसे प्रश्न पूछा भी जाता है कि पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो पुष्प का जो अंडाशय होता है वो फल में बदलता है तथा इसके अंदर क्या होते हैं? बीजांड होते हैं। और बीजांड से संबंधित पूछता है कि बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। आपसे प्रश्न पूछा भी जाता है बीज कब बनते हैं, तो बीजांड के परिवर्तन होने से बीज का निर्माण होता है। देखिए तो इतने सारे ये आपके पुष्प के 4 भाग का वर्णन हुआ। शेष पुष्पासन अभी बाकी है। तो पुष्पासन में भी लिख सकते हैं पुष्प का ये 4 भाग जिस स्थान से जुड़ता है वो क्या कहलाता है? पुष्पासन कहलाता है। वृंत, वृंत पुष्प पौधे के तने या टहनी से जिस भाग के द्वारा जुड़ा होता है वह वृंत कहलाता है। हमें उम्मीद है कि एक 4 यहाँ पे 2 लगभग 6 हुआ। 20 शब्द भी इसके बारे में आप आसानी से लिख देंगे तो 20 छक 120 शब्द आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5 नंबर आपके आसानी से मिल सकते हैं। ठीक है, अतः इस वीडियो को देख लें और आप बोर्ड के एग्जाम से अच्छे तरह से तैयारी करें। ठीक है, तो इससे कुछ संबंधित प्रश्न है, इसको जवाब आपको इस कमेंट बॉक्स में करनी है। जैसे पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल पुष्प के नर भाग पुमंग का इकाई भाग क्या कहलाता है? तीसरा सवाल पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं? चौथा सवाल पुष्प के मादा भाग जयांग के इकाई भाग को क्या कहते हैं? अगला सवाल पुष्प के जो दलपुंज होते हैं वो रात के समय कैसे होते हैं तथा दिन के समय कैसे होते हैं? ठीक है, और अंतिम सवाल पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? इन सभी प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। जय हिंद दोस्तों।